दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता विफल हुई है पाकिस्तान में, क्या रहने वाला है उसका असर दुनिया की और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के शेयर बाजार पर। जानेंगे आज इसी बारे में। तो चलिए, व्यक्तिगत सुझाव मेरे आपके साथ ये है कि नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों, जब दुनिया के सारे देश जहां अपने स्वार्थवश डिसीजन ले रहे हो और अपने लाभ हानि को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हो, तो फिर वहां पे यही होना है। यानी कि जितनी भी वार्ता होंगी किसी भी युद्ध के लिए, वो कभी भी सफल नहीं होंगी। चाहे वो रसिया यूक्रेन के विषय में भारत द्वारा की गई वार्ता हो या ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान द्वारा रखी गई ये वार्ता हो, बेनतीजा ही रहनी है। क्योंकि जब हर देश अपना ही स्वार्थ ढूंढेगा और कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी नुकसान में, तो फिर यही होगा, वो वार्ता कभी सफल नहीं हो सकती। जब हर देश को चाहिए फायदा, तो फिर वो वार्ता कैसे होगी सफल। अब हम बात करेंगे कि इसका दुनिया पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या रहने वाला है प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने आखिरी वीडियो में बताया था कि अमेरिका ये जो अपना स्टेप बढ़ा रहा है, यानी युद्ध का जो ईरान पर उसने डिसीजन लिया है, ये एक दिन का डिसीजन नहीं है, सालों का है। और ईरान को भी कहीं ना कहीं पता था कि अमेरिका आज नहीं तो कल उस पर हमला करेगा, और ईरान भी उसकी काफी समय से तैयारी कर रहा था। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल शुरू से ही हिजबुल्लाह, हमास, इनसे काफी समय से जूझ रहा है और उसका संघर्ष उससे लंबे समय से चल रहा है। ये आज का संघर्ष नहीं है। हाँ, अमेरिका को वो आज अपने साथ लेकर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है अमेरिका के लिए चीन। जी हाँ, आप सबको यहाँ पे अमेरिका और ईरान का ही इस युद्ध पूरे सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने आखिरी वीडियो में बताया था कि अमेरिका का आखिरी और पहला उद्देश्य है चाइना की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके दुनिया में अपना वर्चस्व दोबारा नंबर 1 पर कायम करना और अपने बाकी जितने भी दुनिया के देश हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव बनाकर रखना और उनको अपने पीछे लगा के रखना। और अब क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्लोली मजबूत होती जा रही है कुछ सालों से, और बहुत से नाटो के और यूरोप के सदस्य अमेरिका के प्रभाव से हटकर चीन के प्रभाव में धीरे धीरे उसके गुट में शामिल होते जा रहे हैं। और ये बात अमेरिका को भी पता है। और क्योंकि हमारे इतिहास में ये हमारा इतिहास गवाह है कि दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई ही सबसे बड़ी लड़ाई रही है कि दुनिया में कौन बनेगा नंबर 1। जैसे ये समाज में भी होता है, परिवार में भी होता है, देश में भी होता है, तो दुनिया में भी होता है कि नंबर 1 कौन रहेगा अर्थव्यवस्था से और पावर से। तो यहाँ पे इसी की लड़ाई है, क्योंकि चाइना बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई शक्ति है और अमेरिका के बिल्कुल आंख में खटक रही है। तो अमेरिका बिल्कुल चाहेगा कि व्यापार वो जरूर चाइना के साथ कर रहा है। अगर हम देखें तो भारत से भी ज्यादा का व्यापार उसका चाइना के साथ है, और कुछ समय में चाइना के साथ शायद मीटिंग भी होने वाली है ट्रंप की। लेकिन यहां पर यह समझना बहुत मुश्किल है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ये दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति, समाज, परिवार, समुदाय और पूरी दुनिया में यह हाल है, जहां हर व्यक्ति अपना स्वार्थ ढूंढ रहा है, किसी दूसरे के अंदर अपना फायदा देख रहा है। तो अब इसलिए बात है कि वहां पे पता लगाना कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं, ये बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि जब वो व्यक्ति जब तक उसके साथ रहता है, वो देश जब तक उस व्यक्ति के साथ रहता है, दूसरे देश के साथ रहता है, जब तक उसका अपना पर्सनल फायदा उसके साथ शामिल होता है। अब यहां पे आप धीरे धीरे देखेंगे तो कुछ संदर्भों में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अमेरिका कभी सीरिया जैसी जगहों पे, अफगानिस्तान जैसी जगहों पे संघर्ष करता रहा, लंबे संघर्ष, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान में भी वो हार कर 20 साल बाद अपने औजार, हथियार सब छोड़कर चला गया। और यहां पे भारत भी काफी हद तक तहरीके तालिबान और अफगानिस्तान के साथ बढ़कर आगे व्यापार कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अमेरिका ने जिन जिन को उग्रवादी घोषित किया, बहुत समय बाद आप देखेंगे कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनको उन्होंने बाद में गले लगाया। तो कहने का अर्थ है यहां पे पता ही नहीं चलता है कि कब किसका किसके साथ पर्सनल इंटरेस्ट जाग जाए और वो दोस्त कब दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए। कुछ संदर्भ भारत के भी संबंध में है। भारत को जब अपना फायदा अमेरिका में नजर आया तो अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाए, चाहे वो मोदी काल में रहे हो चाहे कांग्रेस के काल में रहे हो। यहां भी समय टू समय अमेरिका के साथ अपने इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए क्लोजनेस बढ़ाई गई। और
लेकिन अमेरिका ने कभी भी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को तवज्जो नहीं दी। उसने जब चाहा, जब यहाँ पे भारत को नीचा दिखाने की हर कदम पर कोशिश की है, और भारत ने उतना ही सम्मान देने की कोशिश की उस अमेरिका को। मुझे नहीं पता कि ऐसा पर्सन इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस भारत के ऊपर 155 लाख प्लस करोड़ का कर्जा हो, वो देश कैसे किसी दूसरे के देश में आंख डाल के बात कर सकता है। आज हमारे सोशल मीडिया पे बहुत लोग कहते हैं कि हमें अमेरिका के साथ बराबर में डील करनी चाहिए थी, ट्रेड डील। कैसे हो सकती है बराबर में डील, जब हमारा देश 155 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे बैठा हुआ है, जिसमें कि यदि बात की जाए तो बहुत सा कर्जा यूएस से भी लिया गया है। तो ऐसे देश के साथ आप बराबर की डील कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, डील ये दबाव में ही होनी थी और हुई। लेकिन यहां पे कुछ बातें मेरी अभी तक समझ से बाहर हैं। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर से ही जो मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे कुछ बातें मेरे दिमाग में नहीं समझ में आ रही हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों, भारत को अच्छे तरह से पता था कि पाकिस्तान को चाइना तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं सैटेलाइट रूप से मदद कर रहा है, लेकिन उसका महीना भर भी नहीं हुआ और भारत उसी चाइना के साथ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ डील करने पहुंच गया। यानी कि पर्सनल फायदे के लिए आज हमारा भारत जैसा देश भी, जो कभी इन देशों में शामिल नहीं था, वो आज भी उन्हीं पश्चिमी देशों के ट्रैक पे चल पड़ा है कि अपने फायदे के लिए वो कहीं भी गाल पे चाटा खाने को तैयार है, कहीं भी अपनी इंसल्ट कराने को तैयार है, जो एक पूरे हर आम नागरिक को हृदय में चुभता है। जब हमें पता था कि ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे चाइना के साथ हम डील करने जा रहे हैं, शायद वो आम भारतीय के गले में भी बात नहीं उतरी, लेकिन यही कहा गया कि भारत को उससे रेयर अर्थ मेटल खनिज की जरूरत है, तो आगे बढ़ना है, उनका मजबूरी है। तो यानी वो जो सिंदूर में, अपने सिंदूर में जो हमें टेक्निकल रूप से उसने चाटा मारा था, हमें उसको भी बर्दाश्त करके उसके साथ डील के लिए बढ़ना पड़ा। सेम अमेरिका के साथ भी, अमेरिका के साथ जब भी हमने क्लोजनेस बढ़ाई, अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की, अमेरिका ने बार बार स्पेशली हमारे देश के प्रधानमंत्री को समय समय पर नीचा दिखाने का भरसक प्रयास किया कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, ट्रेड डील करनी ही पड़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रास्ता आपको अपने देश में खोलना ही पड़ेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदना ही पड़ेगा, रसिया से तेल अब लो तब लो मत लो, इस देश के साथ संबंध रखो मत रखो, पूरी रिस्ट्रिक्शन भारत पे लगा के रखी। और भारत की विडंबना मुझे समझ में नहीं आई कि कर्जों में दबा हुआ भारत इतना लाचार हो गया है आज कि अपने डिसीजन अपने ऊपर नहीं ले पा रहा कि हमारा जिससे मन करेगा मुझसे तेल लेंगे, हमारा जिससे मन करेगा मुझसे संबंध रखेंगे, हमारा जिससे मन करेगा हम वो काम करेंगे। सिर्फ ये जवान बोलने में भी कई बार सोचना पड़ रहा है। तो अब इसे क्या कहेंगे आप? हमारे प्रधानमंत्री की मजबूरी या पूरे देश में बढ़ते हुए कर्जों की मजबूरी? गिरती हुई भारतीय, हम कह सकते हैं महंगाई बढ़ती हुई, भारत में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी तो यही दर्शाती है कि भारत कहीं ना कहीं जीडीपी का कितना भी बखान करे, वो जीडीपी चंद उद्योगपतियों की हो सकती है, पूरे देश की जीडीपी नहीं है, क्योंकि ये जीडीपी पूरे देश को लेकर कैलकुलेट की ही नहीं गई है। मुझे जीडीपी का ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जीडीपी रियल डाटा नहीं है, क्योंकि जहां प्रति व्यक्ति की आय आज सबसे निम्नतम स्तर पे है, शिक्षा का स्तर जहां पे बढ़ नहीं रहा है, और जहां पे हेल्थ सेक्टर भी आज सबसे महंगाई के दौर में आम व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पा रहा है ढंग से, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर जा सकती है? वो अर्थव्यवस्था कुछ उद्योगपतियों की ही गई हुई है। तो ये कह देना कि जीडीपी ऊपर जा रही है तो हर व्यक्ति का यहां पे लेवल ऊपर आ रहा है, मैं इस बात को मानने में सहमत नहीं हूं। अब हो क्या रहा है कि अपने फायदे के लिए हमारे भारत सरकार की तरफ से कुछ नीतियां ऐसी बनाई जा रही हैं कि वहां भारत के सम्मान को भी इग्नोर किया जा रहा है, और भारत का सम्मान पूरे हर देश के व्यक्ति का सम्मान है। उस अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाए जा रहे हैं जो बराबर भारत को नीचा दिखाया जा रहा है, हर कदम पे भारत को नीचा दिखा रहा है, और हम हर कदम पे उसके साथ डील किए जा रहे हैं। हम उसको कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, और वो बराबर हम इजराइल, हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए, इजराइल जाके, यानी कि युद्ध होने से 48 घंटे पहले इजराइल जाके
जो उन्होंने काम किया, मुझे नहीं पता वो गए सही किया गलत किया, लेकिन मैसेज बहुत गलत दिया। मैसेज ये गलत गया कि हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़े हैं इस युद्ध में। क्या ये युद्ध होने वाला था? पता नहीं था, सबको पता था। तो ये मैसेज इनडायरेक्ट रूप से देना, देश का हर नागरिक, एक आम बच्चा भी ये समझ सकता है कि मैसेज गलत था। तो अब उस मैसेज का भुगतान क्या हो रहा है कि देश में महंगाई बढ़ने के जो असर है वो बराबर दिख रहा है और आगे और बढ़ने वाला है। जिस तरह से ये नतीजा बेनतीजा रही है वार्ता, ये बता रही है कि आने वाला समय सही नहीं है। ये अभी युद्ध और लंबा खिंच सकता है, शांति की संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जब तक ईरान और अमेरिका अपने एक एक पाई के लॉस को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो युद्ध से जाने वाले नहीं। और ये लॉस या तो ये दोनों एक दूसरे से पूरा करेंगे, जैसा मुझे दिखाई नहीं देता क्योंकि वार्ता बेनतीजा रही। ये दोनों में से ना तो ईरान के मांगने पर हर्जाना कर रहा है अमेरिका, ना उसके फंड रिलीज कर रहा है, और ना अमेरिका का भुगतान ईरान करेगा अपने तेल देकर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देकर। तो जब दोनों एक दूसरे से भुगतान नहीं करेंगे तो क्या ये तीसरे से भुगतान कराएंगे? आम नागरिक से करवाएंगे, टोल लगा कर कराएंगे। हम आप सबसे वहां पे जहाज निकालने पर टोल लिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे। तो फिर ये युद्ध किस लिए हुआ? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कब्जा करने के लिए, ताकि वहां से दुनिया के सारे देशों पर तेल सप्लाई पर वर्चस्व कायम रखा जा सके और बाकी दुनिया के सब देशों से कलेक्शन की जा सके टोल के नाम पे। तो महंगाई किस पे बढ़ी? दुनिया के आम देश के नागरिकों पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर, जो कि दिख रहा है ऐसा ही होने वाला है। युद्ध कितना भी हो जाए, जितना युद्ध बढ़ेगा उसका जितना भी लॉस है वो दोनों देश नहीं बांटेंगे। और इजराइल तो अपना ये मान लीजिए कि अपने आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। अमेरिका को बीच में लाने का मकसद भी उसका सिर्फ इतना ही है। वो हिजबुल्लाह, हमास, लेबनान पर पूरी तरह से शिकंजा रखकर अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। लेकिन इससे ठीक है 1% हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो टेररिस्ट ग्रुप से संबंधित हो और उसको समाप्त करके ये पूरी दुनिया के लिए भी एक प्लस कदम हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका का इस युद्ध में कूदना, सीधा सीधा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर आकर दोनों ईरान और अमेरिका की गाड़ी अटक जाना, वो ये दिखाता है कि दोनों अपने लॉस को इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पूरा करना चाह रहे हैं। और दोनों अब देख रहे हैं कि ये लॉस या तो ये दोनों एक दूसरे से पूरा करें या दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का टोल मिलकर वसूलें, या सीधा इसे दुनिया के बाकी देशों पर छोड़ दिया जाए कि खुलवाइए रास्ता अब आप ईरान से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का, और दुनिया के बाकी देशों को भी इस युद्ध में शामिल करके इस युद्ध को विश्व युद्ध में कन्वर्ट किया जाए। आज दुनिया के सारे देश कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है इस युद्ध से। मैं आज आपको बताता हूं, मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर इस रास्ते को खुलवाने अमेरिका पूरी तरह से स्ट्रिक्टली खड़ा नहीं हुआ तो यहां पे दुनिया के बाकी देशों को ना चाहते हुए भी अमेरिका के साथ उस रास्ते को खुलवाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जैसे जब भी किसी देश में छात्र या किसान आंदोलन करते हैं तो उस रास्ते से अगर उस हाईवे पे किसी को दिक्कतें होती हैं तो या तो सरकार के द्वारा रास्ता खाली कराया जाता है, अन्यथा वहां गांव के आसपास के लोग अपने पावर, फोर्स या समझदारी से जैसे कहे वो रास्ता खुलवाने का प्रयास करते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वही हाईवे बन चुका है जो कि दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को जाम किए हुआ है। तो उसका कारण अब सीधा आप देखिए, अमेरिका निकला था तेल को लेने, अमेरिका निकला था सीधा अपना वर्चस्व चाइना पर कायम करने, अमेरिका निकला था ईरान को दबाने। लेकिन हुआ क्या साहब, अब तेल तो छोड़ो, यूरेनियम भी छोड़ो, अब सीधा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे लाके उनकी गाड़ी अटक गई। यानी कि साहब निकले थे तेल को लेने, साहब निकले थे यूरेनियम को लेने, लेकिन अब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का दुनिया का रास्ता भी बंद कर बैठे। तो अब यहां तो ट्रंप भी समझते हैं कि इस रास्ते को छुड़वाने दुनिया के देशों को झक मार के आना पड़ेगा। तो यहां पे वो अकेले नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि अमेरिका की प्रॉब्लम है, अमेरिका खुलवाएगा, फ्रेंड्स, तो आप इस भूल में ना रहें। दुनिया के बाकी देशों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर दें। ये कह देना कि इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका के द्वारा खड़ी की प्रॉब्लम है, ठीक है, अमेरिका के द्वारा की गई प्रॉब्लम है, लेकिन अब जब सबकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो आपको ना चाहते हुए भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवाने आगे आना पड़ेगा, चाहे आप ईरान के साथ सेटलमेंट करके करें या अमेरिका के साथ मिलकर उसको खुलवाने में पूरा जोर लगाएं। क्योंकि घर में जब कोई बड़ा व्यक्ति गलती कर देता है तो फिर बाकी बच्चे और परिवार मिलकर उस गलती को सुधारने के लिए आगे बढ़ता है। तो
आप सबको भी, दुनिया के बाकी देशों को भी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस पॉलिसी से अलग हटना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं तेल का रास्ता रुकने से प्रभावित जरूर होगी। और बात ईरान भी जानता है और अमेरिका भी। तो दोनों देश इस युद्ध का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लॉस दुनिया में डाइवर्ट कर सकते हैं, चाहे टोल के रूप में, चाहे उनको युद्ध में शामिल करके। इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होगा? कल की जहां तक बात करें तो भारतीय शेयर बाजार अब थोड़ा सा अपर साइड जाने में सोच रहा है, और जहां तक मुझे लगता है थोड़ा अब हो सकता है, अगर रात तक ईरान या अमेरिका की तरफ से कोई बैड न्यूज नहीं आती है तो भारत का बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव फ्लैट खुल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर मूव कर सकता है। लेकिन नीचे यदि आज रात में ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, जैसे कि अभी तुर्की के राष्ट्रपति की इजराइल को धमकी आई है, तो ये भी एक बैड न्यूज है। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अमेरिका का असली टारगेट चाइना है, तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात को बिल्कुल साबित कर दिया, जब चाइना का नाम लेकर उन्होंने बोल दिया कि वो अपने हथियारों की सप्लाई जो कर रहा है ईरान को वो रोक दे, वरना भयंकर परिणाम होंगे। तो मेरा कहना यही था कि अमेरिका शुरू से ही टारगेट चाइना को रखा हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वो अपना वर्चस्व, चाइना को अपने आगे बढ़ते नहीं देखना जा सकता, और पूरी दुनिया में वर्चस्व की ही लड़ाई है। बस आम जनता, आम नागरिक और आम नागरिक की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के लोगों का जीवन जरूर इन्फ्लेशन का, महंगाई का शिकार हो रहा है। तो आप लोग जो शेयर बाजार में करने वाले हैं इंट्राडे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा अभी रुक जाएं, शिफ्ट करने में अभी सोचें, क्योंकि अभी नतीजा बेनतीजा रहा है, तो अभी जल्दबाजी ना करें। अब मार्केट यहां से धीरे धीरे अगर नीचे जाता है तो होल्डिंग बढ़ाएं, अन्यथा इंट्राडे वाले तो स्पेशल स्टॉप लॉस के बिना तो अब कोई भी यहां पे ट्रेड ना लें, संभल के करें। ये मेरा बाजार को, भारतीय बाजार को मैसेज है। और एफआई के निकलते हुए जो चक्र है जो 3 सालों से हो रहा है, मैं भारत सरकार से कहूंगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी के ऊपर दोबारा एक बार विचार करें, ताकि बाहर से आने वाले एफआई धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और शेयर मार्केट की, भारतीय शेयर बाजार की अर्थव्यवस्था सुधरे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मूव मिले। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।